Hello students, welcome to Eduara. First of all, I would like to introduce myself शशांक पाठक, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतिहास में पाषाण काल के अंतिम चरण को नव पाषाण काल के रूप में जाना जाता है. यह पाषाण काल का सबसे क्रांतिकारी चरण रहा. इस काल में मानव ने कई बदलावों को देखा, कई प्रकार के अनुभव को देखा. सबसे पहले इस काल के समय की बात कर ली जाए तो कई इतिहासकार 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व के मध्य के काल के रूप में इसको देखते हैं. वहीं पर कुछ इतिहासकार नव पाषाण काल को 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य भी रखते हैं. खैर, इन समयों के बीच में नहीं उलझना है, यह सामान्य सी बात है और प्राचीन इतिहास में डेट्स को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और ना ही आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. फिर भी नव पाषाणकालीन उपकरण और औजारों की खोज 1860 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में ली मेशुरियर द्वारा की गई. कहानी नव पाषाण काल की बड़ी अनोखी है. एक बार पुनः मैं आपको जो है उस कहानी की तरफ लेकर के चलता हूं जिस कहानी को हमने मध्य पाषाण काल में आपको सुनाया था. आपने किस तरह से देखा कि मानव पशुपालन की प्रक्रिया में आ गया और गुफाओं को छोड़ करके मैदानी क्षेत्रों में आता है. मानव मैदानी क्षेत्रों में पशुपालन का कार्य प्रारंभ कर देता है, साथ ही साथ शिकार भी करता है. लेकिन जीवन उत्तरोत्तर विकास के पथ पर आगे बढ़ता गया क्योंकि मानव कठिनाइयों को भी देख रहा था. उन कठिनाइयों की वजह से मानव जीवन में बदलाव देखने को मिला. जैसे मानव जब गुफाओं में रहता था तो रहने के लिए उसे स्थायी आवास प्रकृति दे देती थी. लेकिन जब मानव मैदानी क्षेत्र में आया तो ऋतुओं से बचने के लिए, यानी कि शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, इन सबसे बचने के लिए खुद उसको अपने आवास बनाने पड़ते थे. मानव ने झोपड़ी निर्मित आवास बनाना प्रारंभ किया. लेकिन मध्य पाषाण काल की एक कठिनाई भी थी. आप बात को बड़ी बारीकी समझिएगा. क्योंकि मानव पशुपालन की अवस्था में आ चुका था और पशुपालन उसी स्थान पर हो सकता है जहां पर पशुओं के लिए उत्तम किस्म के हरे हरे घास मिले. नदियों के किनारे यह स्थिति बन रही थी. मानव उसी स्थान पर रुकता था जहां पर उसके पशुओं को, उसके मवेशियों को उत्तम किस्म के चारे मिलते थे. लेकिन आप इस बात को समझते हैं कि एक समय के बाद जब चारा समाप्त हो जाएगा तो पुनः मानव को अपने पशुओं के साथ उस स्थान की तरफ जाना पड़ेगा जहां पर उसको उत्तम किस्म के चारे प्राप्त हो सके. ऐसे भी मानव जहां पर रहता था उस मकान में स्थायी नहीं रह पाया. जीवन स्थायी होने के लिए आपको इस बात को समझना होगा कि जब तक मानव अपने पशुओं के लिए उत्तम किस्म के चारे की व्यवस्था नहीं कर लेता, अपने खुद के लिए कृषि कार्य नहीं प्रारंभ कर लेता, तब तक जीवन स्थायी नहीं होगा. और इसी क्रमिक विकास की प्रक्रिया में अंततः मानव ने जीवन स्थायी करने के लिए इन सभी कार्यों में रुचि लेना शुरू कर दिया. विकास के क्रमोत्तर विकास में मानव अब पशुपालन के साथ साथ एग्रीकल्चर, कृषि का कार्य करना प्रारंभ कर दिया. जैसे ही मानव ने कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया वैसे ही इतिहासकारों ने एक लकीर खींच दी और कहा कि नव पाषाण काल आ गया. यानी कि अगर आपसे कोई नव पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त करे तो आप कह सकते हैं कि यह वह काल है जिस काल में मानव कृषि कार्य करना प्रारंभ कर देता है. धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ता चला गया. जब मानव कृषि कार्य करना प्रारंभ कर देगा तो निश्चित रूप से उसकी बस्ती स्थायी हो जाएगी. अब बंजारों जैसा जीवन मानव का नहीं रहेगा और धीरे धीरे वह एक ग्रामीण अवस्था में आ जाएगा. कई सारे गांव बसने शुरू हो जाएंगे. इस तरह से पशुओं के लिए उत्तम किस्म के चारे की व्यवस्था भी मानव कर लेगा और खुद के लिए भी जो है वह फसलों को उगाना प्रारंभ कर देगा. कहानी शुरू होती है. नियोलिथिक एज में मानव शिकार भी करता है, नियोलिथिक एज में मानव पशुपालन भी करता है और नियोलिथिक एज में मानव एग्रीकल्चर यानी कृषि का कार्य भी प्रारंभ कर देता है, जिससे उसका जीवन स्थायी हो जाता है. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब मानव ने कृषि कार्य में मेटल का प्रयोग किया, कृषि कार्य में धातु का प्रयोग किया और वह पहली धातु थी कॉपर, तांबा. अब आप कहोगे कि तांबे के प्रयोग से कैसा परिवर्तन आया. तो आपको पता है कि जब मानव कृषि कार्य करेगा तो शुरू के दौर में मानव हड्डियों के बने उपकरण से खेतों की जुताई करेगा. इसके साथ ही साथ जो है पाषाण उपखंडों से बने उपकरण से खेत की जुताई करेगा. लेकिन उससे उत्पादन उतना बेहतर नहीं हो पाएगा जितना कि तांबे के बने उपकरण से. नव पाषाण काल के अंतिम चरण में मानव ने तांबे का प्रयोग किया, कॉपर का प्रयोग किया, जिससे खेत की जुताई बहुत बेहतर हुई. जो जंगल थे उनकी कटाई हो गई और उस मैदानी क्षेत्र में यानी कि अधिक जोत का आकार बढ़ गया और उत्पादन अधिक होने लगा.
इस तरह से नवपाषाण काल में मानव एग्रीकल्चर कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया। क्रांतिकारी बदलाव तो तब आया जब नवपाषाण काल में मानव ने कृषि कार्य करना प्रारंभ किया और जो प्रोडक्शन था प्रोडक्ट का वह सरप्लस होने लगा। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, जब जब सरप्लस फूड प्रोडक्शन होता है, जब जब अधिशेष उत्पादन होता है, तब तब रूरल सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन को जन्म देती है, तब तब ग्रामीण सभ्यता शहरी सभ्यता को जन्म देती है। अब ये वक्त आ गया था कि मानव समाज ग्रामीण जीवन से विकास करते हुए विकसित ग्रामीण अवस्था से होते हुए शहरी जीवन में प्रवेश कर जाए। अभी मैं शहरी जीवन की बात नहीं करूंगा, अभी मैं बस आपको यही बताऊंगा कि नवपाषाण काल में किस तरह से मानव ने कॉपर के प्रयोग से, जो तांबे के प्रयोग से कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया। जो गांव दिनहीन अवस्था में रहता था, अब वह सुंदर, स्वच्छ और विकसित अवस्था की तरफ आगे बढ़ने लगा। नवपाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनता है, मैं आपको बता दूं। एक बात आपको बड़ी बारीकी समझना है। जैसे पूर्व पाषाण काल में जो क्वेश्चंस बनेगा वह बनेगा कि मानव का जीवन जो था वह किस व्यवस्था पर आधारित था, मानव क्या करता था, शिकार करता था कि नहीं करता था। वहां पर पशुपालन आपसे नहीं पूछा जाएगा। जब मध्य पाषाण काल में आप आएंगे तब वहां पर पशुपालन पूछा जाएगा। लेकिन जब आप नवपाषाण काल की तरफ बढ़ेंगे तो कहीं न कहीं कृषि कार्य को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। प्रश्न ये बनता है कि नवपाषाण काल में कृषि के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, नवपाषाण काल में किस प्रकार की कृषि का उत्पादन सबसे पहले हुआ, इन सब बातों को जानना बहुत जरूरी है और मैं यहां पर आपको बहुत क्लियर और स्पष्ट तरीके से बताता हूं। देखिए, जब कभी भी पाषाण काल की बात की जाए तो सिर्फ उसको भारत के संदर्भ में आपको नहीं देखना है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में देखना होता है। और भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये आसपास के सभी पड़ोसी राज्य आ जाते हैं, सभी पड़ोसी देश आ जाते हैं। तो जब मैं कभी भी स्टोन एज पाषाण काल की बात करूं या जब कभी भी आप पाषाण काल की बात करें तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि आप भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं। मानव के द्वारा कृषि उत्पादन का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है उसको मैं फिर कह रहा हूं कि बड़ी गंभीरता से आप सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को लेकर के विद्यार्थियों में घबराहट सी बन जाती है। बात को समझिए। कुछ साल पहले के जब क्वेश्चंस बनते थे आपके एग्जाम में तो वहां पर प्रश्न आता था कि कृषि के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं। अधिकांशतः क्वेश्चंस में उसका आंसर होता था मेहरगढ़। मैं भी इस बात को मानता हूं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक स्थान है जहां से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। और कृषि में किस प्रकार की कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं मैं उसको भी आपको बता दूं, गेहूं और जौ। आप इसको जौ और गेहूं भी कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, तकरीबन आज से 9000 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में लहुरा देवा, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट है जहां लहुरा देवा नामक एक स्थान है। उत्तर प्रदेश में लहुरा देवा से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब अगर प्रश्न आता है कि एग्रीकल्चर के ओल्डेस्ट एविडेंस कहां से प्राप्त हो रहे हैं, प्राचीनतम साक्ष्य, तो मैं आपको बता दूं जो मेहरगढ़ से गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो तकरीबन 7500 ईसा पूर्व यानी कि 7500 ईसा पूर्व से प्राप्त हुए। वहीं पर जो चावल का साक्ष्य लहुरा देवा से प्राप्त हो रहा है वो तकरीबन 9000 ईसा पूर्व से प्राप्त हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर प्रश्न आए कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है तो अब आपका जवाब मेहरगढ़ नहीं बल्कि लहुरा देवा होना चाहिए। कई साल पहले जब प्रश्न आता था तो वहां पर लहुरा देवा ऑप्शन नहीं दिया रहता था, तो इस बात को बड़ी बारीकी से आपको समझना है। लेकिन हां, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जौ और गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, तब आपका सही जवाब मेहरगढ़ होगा। और अगर प्रश्न आता है कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, तब आपका सही जवाब लहुरा देवा होगा। या फिर अगर प्रश्न आए कि एग्रीकल्चर का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है, तब भी आपका जवाब लहुरा देवा होगा। तो इस तरीके से इन सब बातों को आपको विशेष रूप से समझना होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पाषाण काल के अंतर्गत नवपाषाण काल को और उसके कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा। एक बार पुनः कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे हैं जिनको संक्षिप्त में आपके बीच में रखना जरूरी है। जैसा कि आपने देखा कि पाषाण काल का जो चरण है वह स्टोन एज में, जो नियोलिथिक एज है वह अंतिम चरण के रूप में जाता है। यानी कि एक सहज और सरल रूप में अगर हम बात करें तो पाषाण काल का अंतिम चरण नवपाषाण काल कहलाता है। इस पॉइंट को भी हम लोगों ने अच्छे से पॉइंट आउट कर लिया। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस काल में क्रांतिकारी बदलाव देखा गया। यानी कि मानव संग्राहक जीवन त्याग कर अब उत्पादक बन गया। यानी कि अब वह जो है उत्पादन करने लगा। और हमने आपको बताया था कि मानव ने इस काल तक आते आते
तांबे का प्रयोग कर लिया, जिससे सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, अधिशेष उत्पादन होने लगा। और आपको पता है कि जब जीवन में अधिशेष उत्पादन होता है तब तब ग्रामीण समाज शहरी जीवन का रूप धारण करने लगती है। इसलिए आप देखेंगे कि आने वाले समयों में इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी शहरी सभ्यता आपको देखने को मिलेगी। हालांकि उसके पैरेलल आप ताम्रपाषाण काल को भी देखेंगे। इसके साथ ही साथ नवपाषाण काल में मानव ने कृषि, पशुपालन और स्थायी निवास पर बेहद ध्यान दिया। अब वह प्रकृति पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर बनने लगा।